बीजेपी अब भी बहुत मजबूत है यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस हाशिए पर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये बाहर वाले हैं, उनको चुन चुन के उठका फेंक देंगे, ये दीमक हैं, ये जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव रचाई गई। मैं कहना चाहूँगा, घुसपैठ का मुद्दा कौन उठाता है जो पार्टी सत्ता से बाहर रहती है। लास्ट पंचायत इलेक्शन में यहाँ का 54 डेथ टोल हुआ एक दिन की इलेक्शन में। बंगाल का कल्चर है, बिना वायलेंस के चुनाव नहीं होता है। ये चुनाव बल्कि बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है इस बार। जिस दिन से तृणमूल बना है उसी दिन से ममता का जो संघर्ष है वो शुरू हो गया। ममता का कहना था जो सीपीएम और लेफ्ट पार्टी ने यहाँ का जो वोट बैंक अरेंज किया वो उसका आधार है वो घुसपैठिया। इसी के लिए ममता ने डिमांड किया था वोटर आइडेंटिटी कार्ड फॉर एवरीबॉडी। समथिंग लाइक 23% वोट्स फ्रॉम द कम्युनिस्ट साइड शिफ्टेड टू द बीजेपी। लेफ्ट और कांग्रेस लगातार लोगों को लगने लगा कि इनसे ममता का विरोध नहीं होगा। संदेशखाली में आतंक था, इसीलिए शेख शाहजहां को अरेस्ट करने के लिए 52 डेज लग गया। आतंक था, इसीलिए 1000 एकड़ वाटर बॉडीज ग्रैब बाय शेख शाहजहां, और वो अभी ममता बनर्जी एंड हिज गवर्नमेंट आर सेइंग दैट वी विल गिव इट टू द पीपल। हाउ इट पॉसिबल? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। 42 सीटों वाले राज्य बंगाल में लल्लन टॉप की टीम पहुंच चुकी है और पहुंचते ही जो हम करते हैं पत्रकारों के साथ बातचीत, मास्टर क्लास, उनसे नोट्स लेना, उसी के लिए अभी हम मौजूद हैं शिखा मुखर्जी मैम के घर पर। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत सुंदर घर है आपका एंड थैंक यू हमें इतना वक्त देने के लिए। नो, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट हियर। दूसरे पत्रकार जो हमारे साथ हैं प्रभाकर मणि त्रिपाठी सर, आप लगातार अलग अलग न्यूज़पेपर्स पर इनके आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। कई सालों से सर आपको बंगाल में पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत शुक्रिया इतने दूर तक ट्रैवल करने और साइक्लोन के बीच वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ पार्थ मुखोपाध्याय सर भी हैं। सर आप भी बहुत लंबे वक्त तक बीबीसी के लिए लिखे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपने काम किया है। हाल फिलहाल आपने कोई एक रिसेंटली नया आउटलेट भी ज्वाइन किया। या एस न्यूज़, ये जी न्यूज़ का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ICNCL, उसमें हम काम करते हैं एज सीनियर एडिटर। तो सर आज आप तीनों से मैं नोट्स लेने आई हूँ, मैं समझने आई हूँ बंगाल को। और जब मैं मैप खरीदने गई तो मैप ही मुझे वेस्ट बंगाल और सिक्किम का साथ में मिला। हालांकि जो टीम लल्लन टॉप की सिक्किम गई थी वहाँ सिक्किम के लोग ये कहते हुए मिले कि हमें नॉर्थ ईस्ट में मिला दिया जाए, वी फील मोर एसोसिएटेड उनके साथ। That's true because Sikkim, I mean, if you look at the geography of West Bengal, आप पश्चिम बंगाल की मैप देखें तो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ, लेकिन ये तो हिमालय से जुड़ा हुआ है। सिक्किम, भूटान, तिब्बत, चाइना, सब कुछ आसपास है। तो वहाँ से लेके सागर तक बहुत लंबा स्ट्रेच। असल में ये जो कल्चर है, बोली, रहन सहन, ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एकदम उलट है, जबकि नॉर्थ ईस्ट राज्यों से मिलता है। चूँकि हिमालयी क्षेत्र के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आप मणिपुर, मेघालय चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए या इधर सिक्किम में रहिए, तो दोनों का बोली चाली, कल्चर, ये सब चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। इसलिए वो लोग पूर्वोत्तर को अपने ज़्यादा करीब पाते हैं। और क्या 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर भी कहा जाता है। वो तो कहा जाता है, लेकिन हुआ क्या, दादा ने जो बोला था, बंगाल का जो कल्चर है ये थोड़ा बहुत ही अलग है, लेकिन उसका थोड़ा मिलजुली है आसाम और त्रिपुरा के साथ, क्योंकि उनका जो कहना है कल्चर है वो थोड़ा मिली जुली है बंगाल की तरफ से, इसीलिए उनकी ये डिमांड है। इसीलिए। सर 42 सीटें हैं बंगाल में, लेकिन देखा जाए तो 42 सीटों से ज़्यादा जोर इस बात पर है कि यहाँ लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। और जो पत्रकार कहते हैं, जितना मैंने पढ़ा लिखा वो ये समझा कि ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के साथ इसलिए नहीं गई कि उनका ऐसा कहना है कि मैं अकेले बंगाल में नरेंद्र मोदी को रोक सकती हूँ, और बीजेपी का कहना है कि इस बार हम 35 पार होकर रहेंगे। क्या यही लड़ाई है या वाकई मुद्दे कुछ और हैं? नहीं, देखिए 2014 से ही ये लड़ाई शुरू हो गई, जब से लेफ्ट फ्रंट में हाशिए पर जाने लगा, लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस जाने लगी हाशिए पर, तभी से मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी यहाँ उभरने लगी। 2019 में काफ़ी तेज़ी से उभरी। अब इसकी कई वजहें हैं, लेकिन 2 सीटों से 18 पर पहुंच गई और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में मजबूती से उभर कर आई। 2021 में उसने अब की बार 200 पार का नारा दिया था।
हालांकि कई कारण थे, ज़मीनी हकीकत नहीं जानते थे, फीडबैक गलत था, और भी कई तरह के कारण हैं। बीजेपी के नेता ये बेहतर बता सकेंगे कि क्यों हारे। 77 पर सिमट गए, उनमें से भी कई लोग फिर लौट आए तृणमूल में। हालांकि बीजेपी अब भी बहुत मजबूत है यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस हाशिए पर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ममता को भी डर है तो बीजेपी से ही डर है, इसीलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन की बजाय यहाँ अकेले लड़ने का फैसला किया, ताकि जो उनका वोट बैंक है उसमें कोई सेंधमारी ना हो सके और वो 1 to 1 फाइट कर सकें बीजेपी के साथ। स्टेट पॉलिटिक्स पर मैम आएंगे, पहले तो आप मैप खुला हुआ है, हमें ये बता दीजिए कि बंगाल रीजन वाइज कहाँ कहाँ डिवाइडेड है और किस किस तरह से डिवाइडेड है। देखिए, दार्जिलिंग जो है वो बिल्कुल ही अलग है। यही इलाका है जो जुड़ा हुआ है भूटान, सिक्किम और हिमालयन कल्चरल ट्रेडिशन से। उसके बाद आप बाकी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आ जाइए, जिसमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, मालदा एक्सेट्रा है। वो नॉर्थ बंगाल के हिसाब से आप देख लीजिए, जहाँ पे कल्चर बंगाली है, लेकिन उनका रहन सहन, बोलचाल, राजनीति, यानी कि वहाँ पे जो ट्राइब्स की जो इश्यूज़ हैं, ये सब कुछ असम के साथ मिलता है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। एंड देन मिडिल पार्ट ऑफ बंगाल है, जैसे कि नदिया, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ ये है एक सेंट्रल पार्ट ऑफ बंगाल, बीरभूम, बर्धमान, नदिया। और फिर आप आ जाइए वेस्ट और ईस्ट, बीच में रह गया साउथ, यानी कि साउथ। तो क्या बोलियों में भी अंतर आता है सर इन अलग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लोकल डायलेक्ट है ना, ये मुर्शिदाबाद में ऐसा जो डायलेक्ट है, नोदिया और कलकत्ता में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कोचबिहार पर चला जाए, जलपाईगुड़ी चला जाइए, वहाँ का जो ट्राइब्स है उनके साथ जो लोकल जो पीपल है उनके मिक्स करके जो नया वाला एक लैंग्वेज इवॉल्व हो गया, उसके साथ बंगाल का मिल है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। लगभग उसके साथ कुछ जो बांग्लादेश का भी मिल है, क्योंकि वो बॉर्डरिंग एरिया है, इसीलिए बांग्लादेश का डायलेक्ट वहाँ पर भी चलता है। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। अपने तरफ बिहार, यूपी में एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर बोली, तो वही यहाँ भी लागू होती है कि एक कोस में 3 मील होते हैं, तो 30 मील पर यहाँ भी बोलियाँ बदल जाती हैं। कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है? अगर आप बहुत तरह की बोलियाँ हैं, उनको बताना मुश्किल है। अलग अलग तरह की बोलियाँ हैं, एक ही जाति में फिर अलग अलग तरह के डायलेक्ट हैं, सब डायलेक्ट्स हैं, बहुत तरह की बोलियाँ हैं। जो खासकर ट्राइब्स हैं उनमें आप गिनती करना मुश्किल है, वो हज़ारों निकल जाएगी बोलियाँ। आप बता रहे थे जैसे बांग्लादेश से शेयरिंग बॉर्डर है, इसीलिए यहाँ पर क्या सीए का मुद्दा या घुसपैठ का मुद्दा इतना ज़्यादा चर्चा में रहता है? मतलब एक हमें दिल्ली सेंटर दिखा था जहाँ पर सीए का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था, और दूसरा बंगाल के इस बेल्ट में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ऑब्वियसली देखिए, ये जो घुसपैठ का मुद्दा है, ये एक पुरानी कहानी है। वो कहानी बीच बीच में राजनीति के साथ जुड़ के वो नया तरीके से इसको दोहराया जाता है, नया चेहरा इसका समझाइए मैम, मतलब किसी ऐसे के लिए थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट में मैं बताती हूँ। एक ज़माना ऐसा था जब लालकृष्ण अडवाणी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी घुसपैठ के बारे में कहा। उन्होंने भी महाराष्ट्र और गुजरात, बॉम्बे की जो झावेरी बाज़ार है, वहाँ से वो बंगाली जो हैं उनको पकड़ के उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये घुसपैठ है। क्यों? क्योंकि वो बांग्ला बोलते हैं, लुंगी पहनते हैं, मुड़ी खाते हैं, यानी कि उनके समझ में ये मुसलमान बंगाली घुसपैठ है। लेकिन ये तो हकीकत नहीं है। बंगाली मुसलमान भी होता है, बांग्ला भी बोलता है, लेकिन घुसपैठ भी नहीं है। फिर एक तो वो ज़माना गया। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसे जगह है जहाँ बॉर्डर के पास, जहाँ पे मदरसा में
एक टेररिस्ट लिंकेज बन रहा है। और उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे, तो उन्होंने इसको इस पैटर्न को नहीं, इस खतरे को उन्होंने सेंटर को बताया भी था। तो ये है एक दूसरा इंटरप्रिटेशन। तब कहा जाता था कि बांग्लादेश से सब घुस आ रहे हैं, ये एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान से इंडिया में एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म हो रहा था। ये एक पूरा मुद्दा छिड़ा गया। अब आप आइए 2014 पे, फिर से वो घुसपैठ, टेररिस्ट लिंकेजेस, ये बाहर वाले हैं, उनको चुन चुन के फेंक देंगे, ये दीमक हैं, इनको उल्टा लटका के हम लोग, क्या उल्टा लटकाने से क्या नतीजा होगा ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वापस भेज देंगे। ये जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव रचाई गई, ये अब CAA का उसके खिलाफ आप CAA ला रहे हैं। असम में जैसे हुआ ये नैरेटिव, लेकिन असम में भी चालू था। असम की पॉलिटिक्स जो है, NRC, CAA, इन्फिल्ट्रेटर, असम के मुसलमान, असम के लोग हैं, इंडियंस हैं या बांग्लादेश से सब घुसपैठ होके आ गए हैं, ये एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया था। वो नैरेटिव जैसा जितना गलत है, बंगाल का भी नैरेटिव उतना ही गलत है। बेसिकली हुआ क्या, जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली अब देखें तो 1971 में जो बांग्लादेश हुआ था, उस पर इंडिया, बंगाल में लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजी आ रहा है। उसके बाद अब देखिए तो यहाँ पर पोरास बॉर्डर है, लैंड रिवराइन बॉर्डर है। इसके लिए ये तो इन्फिल्ट्रेशन का आदर्श जाएगा है मुस्लिम के लिए और बांग्लादेशी के लिए, क्योंकि वहाँ का जो लाइफस्टाइल है और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है डिफरेंट है। वहाँ का डेली वेजेस अगर 200 रुपया होता तो बंगाल में वो 500 रुपया होगा। इसीलिए लोग आ रहे हैं ना। अभी तक दीदी ऐसे ही है। आप दिल्ली चला जाइए, आप दिल्ली में जाइए, कश्मीर पे जाइए, वहाँ का जो वेजेस है, बांग्लादेश के जो जशोर है, खुलना है, पाबना है, उनका रहने वाला है, उनका जो डेली वेजेस वहाँ पर मिलता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है दीदी, वो तो बात तो सही है, लेकिन ये एक डिफरेंट इकोनॉमिक के कारण है। लेकिन हुआ क्या, ये लास्ट 10 to 20 ईयर्स में ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, ये मुस्लिम वोट बैंक को यूटिलाइज कर रहा है। अगर आप देखिए राजेंद्र सचर कमेटी, अगर आप देखिए तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है, सिद्धांत शंकर रे लेफ्ट के टाइम में कहा जा रहा है, फिर आज कहा जा रहा है। असल में ये दोनों बंगाल कल्चरली और बहुत कुछ एक जैसा है, और ये समस्या घुसपैठ और बंगाल इनसेपरेबल है, अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 1947 के पहले एक ही था, दोनों पूर्वी पश्चिम बंगाल और बंगाल था। उसके बाद जब अलग हुआ तो दोनों तरफ के लोग एक जैसे, बोली चाली एक जैसी, खाना पीना, त्यौहार एक जैसे, एक साथ रहते थे। अब आज देख लीजिए आप, सिलीगुड़ी एक है, दूसरा सबसे बड़ा टाउन बंगाल का कलकत्ता है। मोस्ट ऑफ द जितने बड़े लोग हैं उनकी सबकी जड़ें बांग्लादेश में है। ज्योति बसु भी बांग्लादेश के थे। सिलीगुड़ी में ज़्यादातर आबादी माइग्रेंट है, सब बांग्लादेश से आई है। तो ये समस्या को अब राजनीतिक रंग पिछले कुछ वर्षों में दिया गया है। खासकर धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं वो इसको राजनीति का रंग दे रही हैं। नहीं तो असम में हो या बंगाल में हो, घुसपैठ जीवन का एक पार्ट ऑफ द लाइफ रहा है। सामाजिक और इसके आर्थिक पहलू तो अलग हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ द लाइफ रहा है। जैसे नेपाल और बिहार में रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, वैसा ऐसे और पीओके में है, वैसे ही यहाँ है। दोनों तरफ के लोग आबाद आते जाते रहते हैं। अब भी सीमाएं खुली हैं, आबाद आते जाते रहते हैं। अब उनमें सवाल उठ सकते हैं, बीएसएफ पर सवाल उठ सकते हैं, रिश्वत देने के सवाल उठ सकते हैं, लेकिन आज भी सैकड़ों लोग बिना किसी पासपोर्ट, वीज़ा, वैध कागजात के आर पार आते जाते रहते हैं।
किसी की ससुराल उधर है, किसी का मायका उधर है, उसको पासपोर्ट और वीज़ा के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से चली जाए। सर एक सवाल इसमें ये है मेरा, जैसे बांग्लादेश के साथ तो हमारे वैसे रिश्ते नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ हैं। शेख हसीना के साथ जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मिलते हैं तो बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, ट्रेड हमारा बहुत होता है उनके साथ, तो फिर इधर वो घुसपैठिए वाला वैसा रिश्ता क्यों आता है? मतलब कभी मैं ये नहीं सुनती कि नेपाल बॉर्डर और बिहार बॉर्डर के बीच में, नेपाल से बिहार, क्या रिलीजन एक फैक्टर लगता है? एक मैं जवाब दे दूं। एक मैं कहना चाहूँगा, घुसपैठ का मुद्दा कौन उठाता है? जो पार्टी सत्ता से बाहर रहती है। कल को अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में आएगी तो घुसपैठ की समस्या बंगाल में खत्म हो जाएगी। जब ममता सत्ता में नहीं थी तब वो घुसपैठ का मुद्दा उठा रही थी, अब वो ममता का वोट बैंक है। अब लेफ्ट फ्रंट उठाता है। लेफ्ट फ्रंट ने ही इन घुसपैठियों को सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिया, राशन कार्ड बनवाए, ज़मीनें दी मुफ्त में। आज आप दमदम के ऊपर जहाँ चले जाइए उस साइड में सब कहाँ है? बांग्लादेश से आए हैं, कोई 47 के बाद, कोई 71 के बाद, कोई 90 के बाद। तो जो विपक्ष में रहता है वही इस मुद्दे पर राजनीति करता है। और ऐसी सीमाएं ऐसी है कि आप नदिया चले जाइए या हल्दीबाड़ी चले जाइए उत्तर बंगाल में, एक घर का बेडरूम अगर भारत में है तो किचन है बांग्लादेश में। चीटमोल एरिया है तो कुछ बिहार में आप देख लीजिए, जलपाईगुड़ी में देखिए चीटमोल क्या था। हमारे यहाँ का 60 ईयर्स का जो प्रॉब्लम था चीटमोल, वो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन उसके बाद क्या, जो रिवरलाइन बॉर्डर जो है वो कहाँ से अलग कर सकते बंगाल से? सामने का दरवाजा भारत में है, आप घुसिए पीछे के दरवाजे से निकलिए तो बांग्लादेश पहुंच जाइए। कौन रोकता है? हर घर के दरवाजे पे तो बीएसएफ खड़ी नहीं रहेगी। मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, ऐड इतना ही करना चाहूँगी कि द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें ये मुद्दा CAA, घुसपैठ, ये एक राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, क्यों ये वोट बैंक्स, ये इस तरह की घुसपैठ की राजनीति यहाँ पे क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ पे अनलाइक इन नॉर्थ इंडिया कोई कास्ट पॉलिटिक्स तो है नहीं है ना। कास्ट पॉलिटिक्स पे बंगाल में कहाँ है? हम थोड़ी ना जात पात की पॉलिटिक्स करते हैं। अब शुरू हुई है धर्म की राजनीति, जब बीजेपी जब से उभरने लगी है। लेकिन जात पात बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह जात पात की राजनीति कोई नहीं है। अगर हम TMC के सपोर्टर हैं तो हैं, हम भले भंगी हो, हम भले राजपूत हो, हम भले ब्राह्मण हो, जात पात तो कभी यहाँ मुद्दा ही नहीं रहा बंगाल में। धर्म भी नहीं रहा। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद भी यहाँ दंगे नहीं हुए थे, लेकिन अब होने लगा है पिछले 10 सालों में। 1947 में शुरुआत में तो हुए थे। हाँ, जब वो जो शुरुआत में जब हुआ था, गांधी जी का आखिरी वक्त भी यही गुजरा था ना? हाँ, नोआखाली राइट्स एंड देन यहाँ। आपको ये समझना है कि 1946 जब वो ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हुई, उस वक्त से एक पॉलिटिकल कंसेंसस, अनरिटन पॉलिटिकल कंसेंसस इन बंगाल, जो कि हर साधारण व्यक्ति इसको मानता है कि यहाँ पे हम उस तरह का दंगा नहीं होने देंगे। और ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, इसको छेड़ना, जो अभी ये धर्म के आधार पे जो राजनीति हो रहा है, इसको छेड़ना एक बहुत ही डेंजरस काम है। और ये इसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इस इलेक्शन में, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि मेरे हिसाब से तृणमूल, CPM, कांग्रेस, तीनों लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं एक ही तरह से। और इस विरोध में भाजपा लेकिन बिल्कुल आइसोलेटेड है, सिंगल एनिमी है तीनों पार्टी के। चाहे उनका सब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, पश्चिम बंगाल में उनका जुट नहीं बना, लेकिन फिर भी एज एनिमी नंबर 1 अगर पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स में इस वक्त आप हमसे पूछें तो हम कहेंगे बीजेपी है, फॉर ऑल 3 पार्टीज। एंड दैट इज़ हाउ ये पॉलिटिकल कंसेंसस जो बना हुआ था 1946 के बाद, इस पॉलिटिकल कंसेंसस को डिफेंड करने, प्रोटेक्ट करने और कायम रखने के लिए ये एक राजनीति है।
आप लोगों ने घुसपैठ का मुद्दा इतने विस्तार से डिस्कस किया, इसके साथ साथ एक मुद्दा और है, वो है वॉयलेंस का। मतलब बंगाल के चुनाव में वॉयलेंस का जिक्र, और आए दिन चुनाव के वक्त, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे स्टेट इलेक्शंस हो, चाहे लोकसभा इलेक्शंस हो, ये जब से मैं पढ़ते समझते आ रही हूँ बंगाल को, ये बहुत कॉमन बात है। और ये क्या कहूँ मैं, मतलब एडमिटेड फैक्ट है कि वहाँ तो होता ही है। देखिए, ये बंगाल का कल्चर है, बिना वायलेंस के चुनाव नहीं होता है। ये चुनाव बल्कि बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है इस बार। आप इसके पहले 2018 के पंचायत चुनाव देख लीजिए, 19 के चुनाव देख लीजिए, 21 के चुनाव देख लीजिए। लेकिन ये बंगाल में 5 दशक पुरानी, 6 दशक पुरानी परंपरा है, 60 के दशक की परंपरा है। हर चुनाव में हिंसा होती रही है। वो भद्रलोक का बंगाल कहा जाता है, लेकिन चुनाव के समय तस्वीर बदल जाती है, हिंसा होती है। ये एक बंगाल तो इनसेपरेबल है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, अपना अधिकार स्थापित करने की, कायम करने की लड़ाई है। तो उसमें हिंसा होती रही है हर चुनाव में। 60 के दशक में भी कभी नक्सल आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई, कभी उसको दबाने के नाम पर हिंसा हुई। फिर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि लेफ्ट के तौर पर हिंसा हुई 77 के चुनाव में। उसके बाद जब भी विपक्ष थोड़ा मजबूती से कोई उभरता है तो हिंसा होती है। आप कांग्रेस का दौर देखिए, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट उभरा, तब हिंसा होने लगी। फिर ममता बनर्जी उभरने लगी, तब हिंसा होने लगी। अब बीजेपी उभर रही है, तब हिंसा हो रही है। हालांकि वजहें अलग अलग हो सकती है, ममता के उभरने की, बीजेपी के उभरने की, धर्म के आधार पर राजनीति की, और हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की। और पिछले चुनाव में बसीरहाट इलाके में भी दंगे हुए थे, फर्जी भोजपुरी फिल्मों के वीडियो देख के और फर्जी सब प्रचार हुआ था। तो ये एक यहाँ की, क्यों ये नहीं कह सकते हैं, वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के चुनाव में हिंसा का इतिहास दशकों पुराना है। आप क्या इस पर राय रखती हैं, और आपको क्या वजह लगती है कि मतलब एक आयरनी ये दिखती है ना कि कहा जाता है सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स बंगाल में हैं, तो फिर डेमोक्रेटिकली तो इस चीज़ की कभी जगह नहीं होनी चाहिए कि हिंसा इतनी ज़्यादा हो। मतलब आप एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, विपक्ष बहुत मजबूत हो सकता है, पर हिंसा की जगह क्यों है यहाँ? दोनों चीज़ें होती है समान समान तरीके से। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी होती है, बातचीत के माध्यम से विरोध भी होता है, और फिर वायलेंस भी होता है। क्योंकि इसका एक कारण ये है कि ये अक्रॉस इंडिया है, लेकिन कि जहाँ, जैसे त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि जहाँ पे विपक्ष उभर के आ रही है, जो रूलिंग पार्टी है वो अपना जगह संभालने के लिए मजबूती दिखाता है, और वहाँ पे कॉन्फ्रंटेशंस होती हैं, क्लैशेस होती हैं। यहाँ पे ये क्लैशेस वायलेंस और डेथ में बदल जाती हैं। एक समय महाराष्ट्र में, ख़ास तौर के मुंबई में, ये वायलेंस बहुत दिखाई देता। कास्ट वायलेंस अभी भी दिखाई देता है। तो ये वो भी एक राजनीति है, ये भी एक राजनीति है। सर आपके क्या दीदी का कहना है सही है। ये जोरदार से जो इलाका है, रूलिंग पार्टी कायम रखने के लिए ये सब करते हैं। आज जो ऑपोजिशन है वो दे आर ट्राई टू रिलेटेड इट, सो दे ऊपर क्लैश हो जाता है। और अगर ये होता है ज़्यादा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन समटाइम्स दे आर टू पार्ट इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी, एंड दिस एग्रावेट मोर। पंद्रह दिन जो प्रभाकर जी कहा था, लास्ट पंचायत इलेक्शन में यहाँ का 54 डेथ टोल हुआ था एक दिन के इलेक्शन में। और शुक्रिया अभी तक 6 दफ़ा इलेक्शन हो गया, डेथ टोल ऐसा नहीं है, ओनली 2 हुआ। इसीलिए इस तरफ अच्छा हुआ, ये सेंट्रल फोर्स बाई कट्स सेंट्रल फोर्स और बाई कट्स इलेक्शन कमीशन। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि जो भी हिंसा होती है वो ग्रामीण इलाकों में होती है, शहरी इलाकों में हिंसा नहीं होती है। उत्तर भारत की तरह वहाँ तो शहरी इलाकों में भी होगी, लेकिन यहाँ ग्रामीण इलाकों में होती है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि बंगाल में कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता गांव से निकलता है। पंचायतें हैं, त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, बहुत मालदार पंचायतें हैं, करोड़ों रुपए हर साल मिलते हैं। तो बेसिकली उन पर कब्जे के लिए, वर्चस्व के लिए कि एक पंचायत पर कब्जा हो गया तो पार्टी फंड में कई करोड़ मिल जाएंगे साल में। तो बेसिकली गांव में हिंसा होती है। हर बार आप उठा के देख लीजिए, 99.9% हिंसा गांव में होती है यहाँ। मैम आप कुछ ऐड कर रही थी? देखिए, ये हम हिंसा की बात कर रहे हैं। इस इलेक्शन में आप ख़ास तौर पे देख लीजिए, पहले 5 चरण में उस तरह का कोई हिंसा का कोई चेहरा नहीं देखा। वो सेंट्रल फोर्सेस हो या अपनी राजनीति हो,
मेरे समझ में 6th फेज में आके जहाँ पे 8 सीटों में 7 में भाजपा का दखल था और 1 में तृणमूल का दखल था। तो जो वायलेंस हमें दिखाई दे रहा है ये इलाका पर अपना कब्जा के लिए वायलेंस है। और ये सबसे महत्वपूर्ण फेज था बीजेपी के लिए। जीती तो 5 थी, लेकिन अधिकारी ब्रदर्स उनके पिता और भाई चले गए तो 7 सीटें उनके पास हो गई। तो होता यह है, चीख पुकार भी ज़्यादा बीजेपी ने ही की, तो अगर किसी के पांव तले ज़मीन खिसकती है तो वही ज़्यादा शोर करता है। और केवल घाटाल सीट टीएमसी के पास बची थी। और अब इसमें अधिकारी परिवार की साख भी दांव पर है, रसूख भी दांव पर है। ये 4 जून को जवाब मिलेगा कि क्या अधिकारी परिवार की साख उतनी ही है जितनी तृणमूल कांग्रेस के साथ रहते थी, या वो इंडिपेंडेंटली भी किसी भी पार्टी के साथ जाकर वही पकड़ अपनी बनाए हुए हैं। हिस्ट्री की बात निकली है तो मैं ज़रा ये भी समझ लेना चाहूँगी कि 34 साल एक ऐसा राज्य जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी इतनी स्ट्रांग थी, क्या वजह थी? और 2011 में ऐसा क्या हुआ कि मतलब ममता बनर्जी ने उनको सत्ता से उखाड़ फेंका? ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए 34 साल लेफ्ट क्षमता में थी और फिर अचानक ममता बाहर से लगता है कि अचानक से वो उभर के आई। ऐसा नहीं है। वो आप समझ लीजिए कि जिस दिन से तृणमूल बना है उसी दिन से ममता का जो संघर्ष है वो शुरू हो गया। 1 पॉइंट एजेंडा कि सीपीएम को हटाना है। और उसने लगातार 98 टू 2011 उसने संघर्ष किया। और ऐसा था कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी एज द फेस ऑफ वेस्ट बंगाल ये नहीं थी। यानी कि उल्टी तरफ ज्योति बासु खड़े थे तो उनको मुकाबला करना उनका बस का बात नहीं था। देन कम्स अ चेंज, बुद्धदेव भट्टाचार्य आते हैं। वो उतने बड़े नेता नहीं थे, उस मयार के नहीं थे। और एक बात ये आप एडमिट कर सकते हैं, ये ममता का जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल राइज हुआ था, अब देखिए उनका फास्ट कहना किया था ना, जो इंस्पायर्ड में जो शहीद दिवस का 21 जुलाई का वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वो तो घुसपैठिया के रुकने के लिए। तब ममता का कहना था जो सीपीएम और लेफ्ट पार्टी ने यहाँ का जो वोट बैंक अरेंज किया वो उसका आधार है वो घुसपैठिया, मतलब बांग्लादेश से आया मुस्लिम। इसी के लिए ममता ने डिमांड किया था वोटर आइडेंटिटी कार्ड फॉर एवरीबॉडी। आज उन्होंने कहना है उसके पहले उसको सीए नहीं कायम करना चाहिए, एनआरसी नहीं कायम करना चाहिए, और यूसीसी भी। लास्ट नाइट उन्होंने साउथ कलकत्ता में इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि उसका फास्ट डिमांड ऐसे होगा, वो इंडी जो का सपोर्ट करेंगे अगर वो तीनों का मुद्दा वो कायम करेंगे फास्ट कैबिनेट में अगर वो होगा तब वो सपोर्ट करेगा। क्या ये एक ही बात है दीदी जो कहा था अभी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन वो हम देख सकते हैं अगर 1998 से जब तक ममता बनर्जी और तृणमूल बंगाल में काम में हुआ था। एक और इश्यू मैं ऐड करती हूँ, उसके बाद शायद प्रभाकर जी बोलें। तो ये है कि आप अगर लेफ्ट की सत्ता का आधार देखें वो ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण स्तर को उन्होंने बिल्कुल घेर रखा था। उसका 2 कारण था, एक तो लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा पंचायत, यानी कि आम आदमी को क्षमता विकेंद्रीकरण के हिसाब से क्षमता दिलवाना। और इसके बाद बहुत कुछ हो गया, करप्शन चार्जेस आई कि वाम जमाने में जो लोग पंचायत में आ गए थे, जिस तरह से रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, उसमें काफ़ी कुछ तो ये एक इशू था। लेकिन जो सबसे सेंसिटिव इशू था वो है लैंड। और फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य इन 2006 उन्होंने एक बहुत बड़ा सा ज़मीन टाटा मोटर्स को दे दी
उससे ग्रास रूट से एक रेजिस्टेंस आया और फिर ममता बनर्जी ने उस पर अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। तो ये ग्रामीण इलाका को जब ममता बनर्जी एज एन एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव लीडर समझने लगी, उसी वक्त लेफ्ट का जो 34 साल का पुराना जो गढ़ था वो अपने आप हट गया। सर आप कुछ ऐड शिखा जी ने कहा, एक तो भूमि सुधार जो किया था वाम मोर्चा ने, दूसरी और एक वजह थी, वो भी महत्वपूर्ण थी कि विपक्ष में कोई नेता नहीं था। कांग्रेस विपक्ष थी, अंतर कला की शिकार थी, कई अलग अलग गुट बने हुए थे, प्रणब मुखर्जी तो सोमेन मित्रा तो प्रियरंजन दास मुंशी तो गनी खान चौधरी, तो हर आदमी के अलग अलग एक कांग्रेस बनी हुई थी, बरकत की कांग्रेस तो अमुक की कांग्रेस। ये भी एक बड़ा मुद्दा था जो वाम मोर्चा को चुनौती नहीं दे सका, विपक्ष में कोई ऐसा नहीं था। यही सब देख के ममता अलग हुई। 1 जनवरी 98 को उन्होंने अलग पार्टी बनाई और पहले दिन से उनका एकमात्र एजेंडा था कि सीपीएम को सत्ता से हटाना है, क्योंकि इतिहास भी है। एक बार राइटर्स बिल्डिंग में गई थी, ममता के कपड़े फाड़े गए थे, मारपीट हुई थी, जानलेवा हमला हुआ था भवानीपुर में, तभी ममता ने कसम खाई थी कि अब राइटर्स में दोबारा कदम रखूंगी अगर तो मुख्यमंत्री के तौर पर। और उनके इस अभियान को पलीता लगाया। नंदीग्राम और सिंगूर में जो अधिग्रहण विरोधी आंदोलन हुआ, उसने इस अभियान में तेजी लाई ममता के, नहीं तो हो सकता है कि वो 16 में आती सत्ता में। दूसरी वजह थी कि बुद्धदेव भट्टाचार्य वैसे नेता नहीं थे, उनको पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी विरोध के सामना करना पड़ा। औद्योगिकरण पे जोर था, बुद्धदेव नहीं चाहते थे, न चाहते हुए भी टाटा को ज़मीन देनी पड़ी और कई ऐसे फैसले लेने पड़े जो बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद नहीं चाहते थे। लेकिन सीपीएम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। बाद में बुद्धदेव ने भी माना कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन कई ऐसी वजहें एक साथ जुटती गई। ज्योति बसु जब तक जीवित थे, 2008 के बाद उनकी मौत के बाद कोई सेकंड लेवल का नेता नहीं था। अनिल विश्वास थे जो चाणक्य माने जाते थे सीपीएम के, 2006 में ही डेथ हो गई थी। और विमान बसु में वो जलवा नहीं था, वो माइंडसेट नहीं, वो विज़न नहीं था कह सकते हैं। तो कई कारणों से धीरे धीरे सीपीएम खत्म होने लगी थी। इसमें ये जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलनों ने पलीता लगा दिया। लैंड रिफॉर्म्स की आप लोग बात कर रहे हैं, मेरे मन में सवाल ये आता है कि अगर लैंड रिफॉर्म्स की तारीफ की जाए तो 2 स्टेट का नाम बहुत क्या कहूँ, मतलब जोर देकर लिया जाता है। एक केरला है, दूसरा वेस्ट बंगाल है कि अगर लैंड रिफॉर्म्स कहीं सही से एग्जीक्यूट हुआ है तो वो ये 2 राज्य हैं। उसके बावजूद वेस्ट बंगाल में हमें इतनी गरीबी क्यों दिखती है, या केरला के कंपैरिजन में यहाँ पर आज भी स्लम्स बहुत है, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको कहा जाए, उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है? केरला के हिसाब से पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी इस वक्त कमज़ोर है, लेकिन ये कमज़ोरी की बहुत सारी रीजंस हैं और इसे सिर्फ राजनीति से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ तो पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं जो वाम ज़माने में था, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो क्या कहते हैं, लाइक लेगेसी। एक तो जिस वक्त डीकोलोनाइजेशन हुआ तो ब्रिटिश कैपिटल यहाँ से चली गई, नई जो कैपिटल आई उसने उस तरह से यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाया। ये तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक परमानेंट मुद्दा है, चाहे वो जो भी पार्टी सत्ता में आ जाए। अगर कल भाजपा सत्ता में आती है तो भाजपा भी यही कहेगी कि पश्चिम बंगाल के खिलाफ केंद्र का जो रवैया था, सौतेला रवैया था, वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक परमानेंट इश्यू है, एक परमानेंट कॉन्शियसनेस है, और ये कॉन्शियसनेस आप यहाँ से अलग नहीं कर सकते। तो this becomes a part of one of the reasons why there is
what you see is poverty, but is actually not that poor. मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा केरल और बंगाल की जब आप कंपेयर करें दोनों को, तो केरल का सऊदी कनेक्शन नहीं भूलना चाहिए हमें। वहाँ हर घर से सऊदी अरब में लोग रहते हैं, पेट्रो डॉलर आते हैं, और वो एक राज है। आप जाइए तो घर नहीं मिलेंगे, लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन आलीशान घर मिलेंगे। आप केरला के किसी कोने में चले जाइए, लाखों लोग वहाँ रहते हैं विदेश में, और वहाँ से हर साल कई हजार करोड़ पेट्रोल डॉलर आते हैं। वो बंगाल में नहीं है, वो लैकिंग है। यहाँ से कुछ चुनिंदा लोग आईटी में किया है, कोई जर्मनी में है, कोई अमेरिका में है, वो कभी $200 भेज दिया, तो वो इकोनॉमी में कोई ज़्यादा योगदान नहीं करता है। लेकिन केरला इस मामले में बंगाल से कई गुना आगे है। ये एक मेन रीजन है। सर आप कुछ ऐड करें? बात सही है, बात सही है, बात सही है, उसी बात से बात सही है, बात सही है। और एक है जो हमारा जो फैमिली, वो जो फैमिली का जो मेंबर्स बढ़ रहा है, जमीन का जो कैरेक्टर था, लैंड का जो कैरेक्टर था, अगर एक पहले किसी फैमिली के अंदर 2 बीघा और 2 एकड़ ज़मीन होगा, उसके बाद सेकेंड और थर्ड जनरेशन में वो कट डाउन टू 1 एकड़ और 0.5 एकड़, और लैंड जमीन जो चार्ज करने के लिए, मतलब प्लाउइंग करने के लिए उसको ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया। इसीलिए वो लोग इंटरेस्ट भी नहीं है वो जो एग्रीकल्चर लैंड पे ध्यान देने के लिए, वो शिफ्ट कर जाए सोशल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। मतलब ये ज़मीन है लेकिन वहाँ पर काम करने के लिए आदमी नहीं है। इसीलिए यहाँ का जो दीदी को पहले कहा था ना, यहाँ का जो वेजेस है वो बांग्लादेश से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि काम करने के कोई लेबर क्लास नहीं मिल रहा है, मजदूर मिल नहीं रहा है, बंगाल से नहीं मिल रहा है, लेकिन आउटसाइड स्टेट से मिल रहा है। लेकिन ये बंगाली लोग ये जो फार्मिंग के टाइम जब राइस और पैडी काटने के लिए अदर स्टेट जा रहा है, झारखंड जा रहा है, बिहार जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वेजेस ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है। इसीलिए हम ये नया क्लास इमर्ज हुआ, माइग्रेंट लेबर। आप कोरोना टाइम पे देख लीजिए, यहाँ पर जो माइग्रेंट लेबर का जो प्रॉब्लम हुआ था वो बिहार ज़्यादा है, माइग्रेंट बंगाल में। ये इकोनॉमिक नया सिग्निफिकेंस है बंगाल का। इसके अलावा एक मुद्दा और है मेरे ख्याल से, जो बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी प्रतिकूल असर डाल रहा है, वो है प्रतिभा पलायन का। ब्रेन ड्रेन, यहाँ से पढ़ते हैं लेकिन रोज़गार के ऐसे अवसर नहीं हैं, नौकरियाँ नहीं हैं। अब वो सरकारी नीतियों के कारण हो, किसी और कारण हो, ये दशकों पुरानी, जैसा शिखा जी ने कहा, लिगेसी है, विरासत है यहाँ की। कुछ समस्याएं विरासत में मिली हैं आज़ादी के बाद से ही। तो यहाँ से लोग पढ़ते हैं, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर। आप बेंगलोर, पुणे जाइए, हर दूसरा आदमी जो टकराएगा वो बंगाली होगा। तो जो वहाँ नौकरी करता है वहीं बस जाता है। ज़्यादातर लोग मौके तलाशते रहते हैं, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड में बसने का, वहीं बस जाता है। उसका फिर यहाँ की इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं रहता है। ये केरल में नहीं है। केरल में अभी भी लगाव है, लोग बसें कहीं भी अपने देश को याद रखते हैं, अपने राज्य को याद रखते हैं। ये मूलभूत अंतर ये है कि प्रतिभा पलायन, यहाँ नौकरियों के अवसर नहीं हैं, बिजनेस भी आप नहीं कर सकते, गुंडा टैक्स देना होगा, ये टैक्स देना होगा, उस पार्टी को देना होगा, चाहे कोई भी पार्टी। हमाम में सारे लोग नंगे हैं, कोई ये नहीं है कि मेरी कमीज उजली है और उसकी काली है। अब ज़रा बीजेपी के राइज पर मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। एक टाइम था हम भाजपा से सबसे बड़े लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुनते थे जब देश आज़ाद हुआ था, और मतलब उनके योगदान को आज भी सबसे बड़ा अचीवमेंट बीजेपी गिनाती है। और आज एक टाइम है जब बीजेपी दावा कर रही है कि हम 35 पार होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन राइज ऑफ बीजेपी तो हुआ है। हमने जो 2019 के भी रिजल्ट्स में देखा, क्या वजह रही आपको लगता है उस राइज की? और क्या एक इसके साथ एक एडिशनल सवाल भी है, क्या कम्युनिस्ट वोट या लेफ्ट वोट अब क्या बीजेपी के साथ जा रहा है? एब्सोल्युटली। 2019 अगर आप देखें, 2019 का वोट something like 23% votes from the communist side shifted to the BJP. आप यानी कि ये आंकड़ा दिखता है कि जहाँ पे लेफ्ट थी और आज लेफ्ट की क्या हालत है वोट शेयर के हिसाब से, और वहाँ पे बीजेपी की वोट शेयर किस तरह से बढ़ गई है। तो ये एक वेरी डायरेक्ट, लेकिन ये वोट शेयर जो शिफ्ट किया है इसका कारण लेकिन राजनीतिक है। लेफ्ट और कांग्रेस लगातार लोगों को लगने लगा कि इनसे ममता का विरोध नहीं होगा, तो ये जो एक गैप बन गया, उस गैप के अंदर बीजेपी आ गई। और ये एक अपॉर्चुनिटी था, एक मोदी जी की सक्सेस भी आप कह सकते हैं,
डेफिनेटली मोदी जी की सक्सेस कि उन्होंने उनका जो नैरेटिव है वो काफ़ी हद तक लोगों के पास पहुंच चुका था, स्पेशली मिडिल क्लास, स्पेशली दोज हु फेल्ट कि उनका जो इस वक्त स्टेटस है वो बेहतर हो सकता है बीजेपी के साथ जाने से। हाँ, शिखा जी ने कहा। और आप वोट का आंकड़ा देख लीजिए तो सीपीएम 5% से नीचे आ गई लगातार। 19 में 21 में देखिए कांग्रेस का भी वही हाल है। तो लोगों को लगा, ममता 2011 में आई थी, 19 का चुनाव था, लोगों को लगा कि जो ममता के खिलाफ थे, एंटी इनकम्बेंसी उनके विरोधी की, सीपीएम और लेफ्ट तो कभी अब उस लायक नहीं बचे कि ममता का मुकाबला कर पाएंगे। एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, तो चलो बीजेपी को ही वोट देते हैं। इसलिए नहीं कि धर्म की राजनीति पर विश्वास करते थे, बंगाल के लोग कभी धर्म की राजनीति पर भरोसा भी नहीं करते हैं, इसलिए कि चलो विपक्ष होना चाहिए और ये मजबूत नज़र आ रही है, केंद्र में उसकी सरकार है। इसके अलावा एक वजह और थी कि 2018 एक साल पहले ही पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, 1/3 सीटें निर्विरोध जीत गई थी तृणमूल कांग्रेस ने, तो लोगों में असंतोष बढ़ा, नाराज़गी बढ़ी। चलो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, कम से कम ये मुकाबला तो कर सकती है। जो हार्डकोर वामपंथी समर्थक थे, वोटर थे, उन्होंने भी बीजेपी का, इसलिए क्योंकि वो सताए हुए थे गांव में, तृणमूल काडरों के सताए हुए थे जो हिंसा हुई उसमें, तो इसलिए समर्थन उनको गया। ये एक बड़ी वजह थी। 2021 में कुछ वोटर इससे लौटे, 23 में लौटे पंचायत चुनाव में, बहुत मामूली। इस बार इन बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद है कि वो वोटर लौट रहे हैं। हालांकि ब्रिगेड रैली में लाखों की भीड़ जुटती है, 2021 के पहले भी जुटी थी, लेकिन वो भीड़ वोटर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। एक दौर में काफ़ी मजबूत नेटवर्क था, संगठन था, काडरों का डेडिकेटेड काडर थे, अब भी हैं। आज ब्रिगेड में रैली हो तो 2-4 लाख लोग जुट जाएंगे, लेकिन वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचते हैं। इसकी वजह है कि गांव में नेटवर्क कमज़ोर है, तृणमूल कांग्रेस के काडर मजबूत हैं, उनको पहुंचने नहीं देंगे। जो भी मजबूत होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हिंसा होती है यहाँ तो गांव में। वो कोई नहीं कह सकता कि हम नहीं करते हैं। बीजेपी जहाँ मजबूत है वो हिंसा करती है, कांग्रेस जहाँ मजबूत है वो हिंसा करती है, हर जगह हर पार्टी हिंसा करती है। आपको क्या वजह लगती है सर, और आप क्या इसे उस समय से बीजेपी की मेहनत देखते हैं या फिर अभी मोदी जी के चेहरे वाला फैक्टर है? नहीं, बंगाल में कभी अभी तक चालू लब्ज है वाम का वोटरा में, तो मतलब लेफ्ट का वोट ट्रांसफर इनटू बीजेपी। और जो बाबा जी ने कहा था, जो ये वोट का पॉलिटिक्स जो होता है ये T20 का माफिक होता है। इलेक्शन का डेट जो वहाँ पर एजेंट और वोटर को ये पोलिंग स्टेशन पर आ सकते, वो उसके पर वोट जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस काम के लिए टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो किया, इसीलिए जो बीजेपी शाफल देख रहा है वो होगा। और ये इसके पीछे बीजेपी का जो दिलीप घोष, मतलब ये पुराना जो बीजेपी लोग है, आरएसएस का बेस्ट उनका योगदान है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिक्स में आंकड़ा का तो आप काउंट कर सकते हैं ना, इसीलिए जो कुछ लोग जो टीएमसी के छोड़ के बीजेपी आ गया, सीपीएम को छोड़ कर बीजेपी पर आ गया, सीपीएम का एमपी भी आ गया। सीपीएम को एमपी को पहले ये कोई सोच नहीं सकता, सीपीएम वाले ने बीजेपी हो कैसे, कुछ सोच नहीं सकता, लेकिन ये हो गया, वास्तव में एमपी हुआ, खगन मुर्मू है मालदा का। तो ऐसा ही ट्रांसफॉर्मर जो होगा ये पॉलिटिकल के साथ थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है। और जो दादा दीदी ने जो कहा था बहुत ही है कि वो लोग देख लिया, ये सीपीएम वालों ने जो है, कांग्रेस वालों ने वो टीएमसी के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस शो ही नहीं कर पाए आज तक भी। सो वो लोग नॉर्मली ऑटोमेटिकली ऑप्ट बीजेपी। और उसके बाद जो मोदी जी का जो इमेज जो लोग जो कह रहा है, और बंगाल में ऐसा कुछ असर नहीं है। बंगाल में उसका है एक ही है, वो उसका जो पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं जगह ग्राम में क्या हो, उसका सर्वाइवल का फैक्टर है। वो वहाँ का वोट तो एक दिन में हो जाएगा, उसके बाद 364 डेज कौन बचाएगा उनको? वो लोकल लीडर बीजेपी का लोकल, उसमें शुभेंदु अधिकारी, सौमित्र खान, दिलीप घोष, ऐसे जो लीडर है जो उनको बचा सकते हैं। सो दे शिफ्टेड टू दैट पार्टी। इसमें और कुछ नहीं है।
और ये जिस पैटर्न की बात की कि टीएमसी के कितने लीडर्स हमें बीजेपी में जाते दिखते हैं, सीपीआई के लीडर भी हमें बीजेपी में जाते दिखते हैं और बीजेपी वाले भी टीएमसी में जाते दिखते हैं। मतलब एक जिस वजह से बंगाल की और चर्चा रहती है कि यहाँ पर नेता ही इधर उधर होते रहते हैं, इसकी क्या वजह लगती है कि जिसको जो जहाँ से फ़ायदा लगता है बस वही वजह है? देखिए, इस बार कलकत्ता नॉर्थ की जो सीट है वहाँ पे टीएमसी के वहाँ के इलाके के लीडर, बहुत पुराने लीडर हैं, तापस राय। तापस राय का ये दावा था कि उनको नॉमिनेशन दिया जाए। उन्होंने बहुत कुछ किया, इंटरव्यूज़ हुई, करंट जो जो एमपी हैं श्रुदीप बंदोपाध्याय, उनके बारे में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन उनको नॉमिनेशन हुई नहीं। उसको पता चल गया तो उन्होंने क्या किया, पार्टी छोड़ी टीएमसी और वो ज्वाइन कर गए बीजेपी। उसी दिन उनको नॉमिनेशन दे दिया गया। तापस राय is one of those leaders who have been with Trinamool from day one. हाँ, कांग्रेस वाले थे, सब एक साथ कांग्रेस वाले थे। तापस राय कांग्रेस के थे। अब तापस राय को लगा कि नहीं, फ़ायदा है बीजेपी में जाने से। और इसके पहले शुभेंदु अधिकारी और बाकी, देखिए, शुभेंदु अधिकारी सेम रीज़न। शुभेंदु अधिकारी रियलाइज कि उसका जो हिज एम्बिशन एंड ममताज स्ट्रैटेजी में अंतर है। ममता उसे किसी हालत में नंबर 2 पे नहीं आने देगी, तो करे क्या? आफ्टर ऑल दिस इज हिज करियर, तो उसने करियर चॉइस में बना दिया है। दो चीज़ों ने ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है इस दल बदल में। एक तो निजी आकांक्षाएं और दूसरी ईडी और सीबीआई केंद्रीय एजेंसियों का जो पुराने पाप थे उन फाइलों को खंगालने ने। तापस राय के मामले में भी ईडी का छापा पड़ा था, उसके बाद उनको फैसला लेने में आसानी हो गई कि हम बीजेपी में चले जाएं तो सब। प्रभाकर जी वो तो बोल ही रहा है, हाँ, वो तो ओपनली कह रहा है कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि ममता जी कुछ बोलेंगी। उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने शेख शाहजहां को डिफेंड किया, मुझे नहीं किया, तो इसलिए वो खफा है। हाँ, तो अंत में आके कुल मिला के कुर्सी की लड़ाई हो जाती है कि इतने साल बाद अब कुर्सी का मोह छोड़। हम लोग क्या है, नौकरी करते हैं, 58 में रिटायर हो जाते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, लटके नहीं रहते हैं कि नहीं मेरे नौकरी और एक्सटेंशन मिले। लेकिन जो राजनीतिज्ञ हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहते हैं। कब्र में पांव लटकाए रहे हैं, प्रधानमंत्री बनोगे, हाँ बन जाएंगे, अरे काउंसिलर बनने के लिए तैयार है। दिक्कत यहाँ पे है। और दूसरे, बंगाल में आप देखिएगा जिन नेताओं ने पाला बदल के बीजेपी का दामन थामा है, हर आदमी का कोई पाप है, अतीत का पाप है। फाइलें हैं सीबीआई के पास, ईडी के पास, इनकम टैक्स के पास कोई ना कोई केस है। अर्जुन सिंह का केस देख लीजिए, बरसों तृणमूल के विधायक रहे, उसके बाद अचानक चले गए बीजेपी में, सांसद बन गए, 2-3 साल में मन भर गया, वापस आ गए, टिकट नहीं मिला, फिर चले गए। बीजेपी तो तैयार बैठी थी, उम्मीदवारों का टोटा था ऐसे भी, तो तुरंत उनको टिकट पकड़ा दिया। अब देखिए क्या होता है। क्या विडंबना है, उनके बेटे बीजेपी के विधायक हैं और वो तृणमूल कांग्रेस में आ गए थे। मुकुल राय का केस देख लीजिए, नंबर 2 थे, केस हुआ शारदा नारदा तो चले गए बीजेपी में, फिर आ गए। अब वो आज तक उनको भी नहीं पता होगा वो किस पार्टी के विधायक हैं, इस्तीफा दिया नहीं है, टीएमसी ज्वाइन किया नहीं है। तो यहाँ बहुत तरह के दिलचस्प मामले ऐसे हैं दल बदल के। ईडी की कार्रवाई भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना। चाहे फिर तो हम देखें कि जेल में भी आप अनुब्रत मंडल को देख लीजिए या पार्थ चैटर्जी को देख लीजिए, मतलब टीएमसी के ऊपर ये आरोप तो हमेशा ही लगे कि कुछ ना कुछ घोटाला किया है, कुछ ना कुछ करप्शन है इनका। और ये एक बड़ा मुद्दा है क्या ग्राउंड? क्या एक ऐसा पार्टी है इस देश में जहाँ पे करप्शन नहीं है? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या ऐसे ही ऐसे हो गया? यानी कि बैंक्स 16 लाख करोड़ बैड लोन्स ऐसे ऐसे ही चला गया। और कानून व्यवस्था का मुद्दा देखिए तो राजस्थान जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, राजस्थान 1 नंबर पे होता है, मध्य प्रदेश 2 नंबर पे होता है। बंगाल में तो उस लिहाज से यूपी में जैसे सरेआम रेप और उनको डिफेंड किया जाता है। ब्रजभूषण का मामला देखिए, पार्टी झुक गई, उनके सामने उनके बेटे को टिकट देना पड़ा कैसरगंज से। ये सब कम से कम ऐसी स्थिति तो बंगाल में हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग तो बॉर्न एंड बॉटअप है, 40 साल से मैं यहाँ नौकरी चाकरी करता रहा हूँ, बीच में कुछ साल छोड़ के। लेकिन बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति भी वैसी नहीं है।
और मुझे लगता है बीते 20-30 सालों में भी बिगड़ी नहीं है, एट पार है, जो था वैसा ही फ्लैट एक लाइन में चल रही है। इस पर संदेश खाली और बाकी मुद्दों पर मैं आऊँगी। अब आप मुझे रीजन वाइज बता दीजिए कि किस इलाके की क्या खासियत है, कमर्शियल कैपिटल क्या है यहाँ पर, और जैसे आपने ट्राइबल बेल्ट बताया, तो ट्राइबल बेल्ट में वहाँ के क्या खास इधर है। हाँ, तो क्या खास है यहाँ के ट्राइब्स में, या क्या ऐसा, जैसे अभी मैं ओडिशा से आ रही हूँ या झारखंड से आ रही हूँ, तो ओडिशा में अलग अलग ट्राइब्स, कोई सबाई ग्रास का काम करते हैं, कोई संबलपुरी साड़ी बनाने का काम करते हैं, इधर की खासियत क्या क्या है? इधर की खासियत अब पूरे बंगाल की, आप जैसे कोलकाता सिटी ऑफ जॉय खाने के लिए हम बहुत जानते हैं। कमर्शियल कैपिटल फर्स्ट लेट अस रिजॉल्व दिस। सिलीगुड़ी एक कमर्शियल कैपिटल है। व्हाई? बिकॉज इट इज़ द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। ऑल ट्रेड, ऑल कॉमर्स passes through Siliguri. Right. The other commercial capital is Calcutta. Calcutta was the commercial capital of the British Empire. It remains a commercial capital, though it has lost its prominence. But make no mistakes, Bada Bazar is Asia's biggest trading hub. फूड मार्केट, Food mart. और सिलीगुड़ी की मैं बात करूं, चूँकि मैं भी सिलीगुड़ी का हूं तो बाइस्ड भी हो सकता हूं, लेकिन सिलीगुड़ी सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है और स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है सामरिक रूप से, क्योंकि भूटान, नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक कहा जाता है, 18 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा है इसी से। अगर इसको काट दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, तो ये सामरिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो 71 की लड़ाई थी उसका सेंटर यही था, नॉर्थ बंगाल से ही 71 की लड़ाई, ज़्यादातर हमले हुए वहाँ, हासी मारा हो या बागडोगरा हो, जो भी हो। तो और ट्रेडिंग कम्युनिटी है काफ़ी, हर साल हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है यहाँ पे, तो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। माइग्रेंट का शहर है, हिंदी भाषियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बिजनेस कम्युनिटी। नेपाल बगल में है, दार्जिलिंग है, और जो ट्राइब है वहाँ चाय बागान मज़दूरों की ट्राइब है, जो दार्जिलिंग चाय पूरी दुनिया में मशहूर है, चाय बागान ट्राइब हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट है। असम से लगे इलाकों में देखिए तो कामतापुरी हैं, कोच राजवंशी हैं, जो बीच बीच में अलग राज्यों की मांग उठाते रहते हैं। दार्जिलिंग में गोरखा ट्राइब है, गोरखालैंड की मांग 85 में सुभाष घई सिंह ने उठाई थी, खूनी आंदोलन किया था। तो हर ट्राइब की अलग अलग विशेषता है। आप दक्षिण बंगाल के ट्राइब में जाइए तो बुनकर हैं, साड़ी बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, पुरुलिया और बांकुड़ा और इस तरफ साड़ियों के लिए मशहूर है, खिलौने बनाते हैं, कई तरह की विविधताएं हैं। मालदा में जाइए तो वहाँ भी अलग अलग ट्राइब अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, और हर इलाका अपनी अपनी कुछ खासियत के लिए मशहूर है। जैसे कल्चर खासियत, जैसे नॉर्थ बंगाल चाय के लिए मशहूर है, मालदा में आम मशहूर हैं, इसी तरह दिल्ली तक चर्चा होती है मालदा के आम की, एक्सपोर्ट होते हैं। तो अलग अलग इलाके अलग अलग चीज़ों के लिए मशहूर है। दक्षिण बंगाल हथकरघा उद्योग के लिए मशहूर है, पुरुलिया का बेल्ट जो है आलिशान साड़ियाँ बनती है, एक से एक कीमती साड़ियाँ, बालूचरी साड़ियाँ बनती है बांकुड़ा बिष्णुपुर में। तो ये अलग अलग विविधता में एकता का एकदम सटीक उदाहरण है पश्चिम बंगाल। आप देखिए उत्तर से नॉर्थ। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहते हैं? कल मुझे ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिले तो वो ऐसे मजाक में थे, क्योंकि यहाँ सब बहुत खुश रहते हैं, अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, कहीं भी घूमने चले जाओ, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की इतनी चीज़ें हैं, टाइम पास करने के लिए मॉल्स वगैरह इतना है। हमें लगता है शायद ये वजह, तो 90 मॉल्स में कोई टाइम पास नहीं करता है। में तो 90% चीज़ें हिस्टोरिकल है, क्योंकि 1912 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। राजभवन देख लीजिए, हर इमारत देखिए 200 साल पुरानी है। नई इमारतें तो अब इस इलाके में दिख रही हैं, सॉल्ट लेक न्यू टाउन। बाकी तो जो देखिए एस्प्लेनेड इलाके में तो सब 200 साल पुरानी इमारतें नजर आएगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय रहा। जीपीओ देख लीजिए, आलीशान है, हावड़ा ब्रिज देख लीजिए, हर चीज़ ऐतिहासिक है। दूसरे जीवन आसान है, बाकी मेट्रो से अगर आप तुलना करें तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, खाना पीना सस्ता है, घरों के किराए भी अभी तुलनात्मक रूप से दिल्ली और मुंबई के मुकाबले बहुत कम है। सुरक्षा है, कानून व्यवस्था ठीक है, रात को 12-1 बजे भी 4 लड़कियाँ जा सकती हैं घर कैब करके। आप न्यू ईयर का और इसके क्रिसमस के दिन आप पार्क स्ट्रीट में देखें तो लगेगा कुंभ के मेले में पहुंच गए हैं। सारी रात वहां भीड़, चलने की जगह नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से सिटी ऑफ जॉय है। ट्राम है अभी भी देश में अकेली जगह जहां ट्राम चलती है, जिसमें आप अभी भी 2 रुपये दे के और 5 रुपये दे के चढ़ सकती हैं। तो ये सारी वजह। और अगर महापुरुषों की बात, यहाँ पे लोगों में एक जोश है, इस जोश के लिए इसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। भले राजीव गांधी ने एक दौर में डाइंग सिटी कहा था, लेकिन वैसा नहीं है। उस समय उनकी उस टिप्पणी का काफ़ी विरोध हुआ था,
हो सकता है आपने पढ़ा हो, पैदा तो नहीं हुई होंगी शायद तो लेकिन डाइंग सिटी नहीं है, वाइब्रेंट सिटी है, जोश है अभी भी। आप कोलकाता में अगर हमें कुछ रिकमेंड करें खाने पीने का, जैसे आप वीडियो शुरू होने से पहले कर रहे थे, तो क्या मस्ट ट्राई चीज़ें हैं या क्या मस्ट ट्राई प्लेसेस है जो हमें विजिट करनी चाहिए? एक सवाल बस मैं मैम आपसे और पूछ लूँगी बीच में। महापुरुषों की बात करें तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी हो या फिर विवेकानंद जी हो, इनके मठ, इनके जो म्यूजियम्स है, उसकी बहुत बात होती है कि अगर आप कोलकाता आए हो तो वहाँ तो डेफिनेटली जाइएगा। शायद जाना चाहिए। कालीघाट, बेलूर मठ, बेलूर मठ, जोरासांको वो टैगोर का है, जहाँ पैदा और शिमला जहाँ पे स्वामी। वही तो अमित शाह ने कह दिया। लेकिन एक बात मैं कहूँगी इस प्रोग्राम के, इसी पुरुलिया में मोदी जी ने एक कैंपेन किया, ये कार्तिक महाराज को गाली दे दिया है तृणमूल ममता जी ने, तो ममता जी बन गई एंटी हिंदू। मोदी जी के समझ में कोई एक महाराज को अटैक करना एंटी हिंदू बन जाना। प्रॉब्लम ये है कि वो बंगाली कल्चर नहीं समझते। आप सत्यजीत राय को देख लीजिए, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी कापुरुष महापुरुष, जहाँ पे ये स्वामी जी जो थे वो बिल्कुल ठगी थे, फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। फिर उन्होंने जॉय बाबा फेलूनाथ बनाया। जॉय बाबा फेलूनाथ है वाराणसी में लोकेशन। वहाँ पे द thief uses a Swamiji as the man who removes the precious object, artifact from the temples. So, the Swamiji in Bengal is not this holy figure. He can be anything. He can be an imposter. यानी कि there is a very famous case, Thug, very famous case. It's called the Bhaval Sannyasi case. Both academic work, film, popular literature, हर बच्चा जानता है कि भवाल सन्यासी मामला वो एक it's a kind of motive that we understand. The average Bengali sees the average Swamiji, the guys who run around on the streets, as frauds. यहाँ ये नहीं है, बंगाल में धर्म और स्वामी जी का मतलब अपने उत्तर की तरफ नहीं है कि 2 और 2 4 नहीं होता यहाँ सीधे, कि बागेश्वर बाबा हैं, चाहे जैसा भी हो गर्दन काट के देने के लिए लोग तैयार हैं, पर्ची निकाल दिया तो वहाँ एक से एक स्वामियों की, आसाराम से लेकर तमाम चंद्रा स्वामी तक हम लोगों ने देखा है। सबकी हकीकत देर सवेर तो सामने आ गई। बंगाल में ऐसा नहीं है। स्वामी जी भी आम इंसान है, वो ठग भी हो सकते हैं, डकैत भी हो सकते हैं, और महात्मा भी हो सकते हैं। तो उनको नॉर्मल नज़रिए से देखा जाता है, उनको इंसान रहने दिया जाता है, भगवान नहीं बनाया जाता है। यहाँ लोग धरातल पे रह के हकीकत के आधार पे काम करते हैं, तय करते हैं। सर आप कुछ ऐड नहीं, ममता बनर्जी का गलती एक ही था, उन्होंने रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा संघ और इस्कॉन 3 फेमस ऑर्गेनाइजेशन को एक ही क्लब ब्रैकेट में आना दिया, ये उनका गलती था। इसीलिए उनको बाद में सफाई भी देनी पड़ी। मोदी ने जब आरोप लगाया तो उन्होंने एक सभा में जाके सफाई भी, विष्णुपुर में उनकी सभा नहीं थी, जाके उनको सफाई देनी पड़ी कि मैंने 1-2 खास नाम लिए हैं, किसी संगठन के बारे में कुछ नहीं कहा। ये भी है कि भारत सेवाश्रम संघों ने अपने आप को बहुत जल्दी कार्तिक महाराज से अलग कर लिया। उन्होंने कहा वो जो कर रहे हैं वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कर रहे होंगे, हमारे संगठन के साथ उनका कोई ये। अब सबसे चर्चित मुद्दे पर आ जाते हैं, जो चुनाव से पहले जनवरी से शुरू हुआ, आज तक उसकी आग धधक रही है। मैंने सर आपका आर्टिकल भी पढ़ा था जो आपने दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप के सामने आने के बाद लिखा, संदेश खाली का सच, संदेश खाली का स्टिंग ऑपरेशन, संदेश खाली की महिलाओं के आरोप, और अब तो बीजेपी प्रत्याशी भी संदेश खाली की एक कथित पीड़िता बताई जा रही है। कथित पीड़िता। देखिए, संदेश खाली एक ऐसी पहेली है जिसको सुलझाना सही क्या हुआ ये कहना मुश्किल है। ये वो पीड़िताएं ही बता सकती है। नो डाउट इस पर काफ़ी राजनीति हुई है। इधर पड़ता है ना बसीरहाट से। हाँ, एकदम बांग्लादेश बॉर्डर पर है, और एक टापू है, वो ऐसा टापू है वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। सुंदरबन इलाका
जैसा भी कह सकती हैं, वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। तो वहाँ असल में क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, ईडी की एक टीम गई थी राशन घोटाले के सिलसिले में, जब ज्योति प्रिय मल्लिक अरेस्ट हुए थे जो फूड सप्लाई मिनिस्टर थे। तो उसके बाद शेख शाहजहाँ की तलाश में गई थी, उस पर हमला हुआ। वहाँ भी 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, और भी आसपास कई गांव और बस्तियां हैं। तो हमला हुआ, उसके बाद मामला ठंडा हो गया जनवरी में। 1-2 दिन के बाद मामला ठंडा हो गया, शेख शाहजहाँ फरार हो गया। फिर फरवरी में अचानक महिलाएं सड़क पर उतर गई, झाड़ू लेके, ये लेके, मुंह बांधे, बैनर लेके कि ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ हमारे साथ, रात को बुलाया जाता था। तो ये थोड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि उसके पहले सीपीएम के विधायक थे इलाके में, निरापद सरदार। उस समय क्या हुआ नहीं हुआ। और बंगाल में उसके बाद बीजेपी ने आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा लिया। प्रधानमंत्री आए, राज्यपाल पहुंचे, शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजुमदार, मोदी ने वहाँ रैली रखी, सबसे पहली रैली इनफैक्ट बंगाल में बारासात में ही रखी थी। मोदी ने वहाँ मुलाकात की पीड़िताओं से। उसके बाद टिकट देने की बात हुई, रेखा पात्रा को टिकट दिया। मुझे लगता है, मैंने जो वहाँ देखा है, अब कितना सच है कितना पहले, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन उसके बाद अभी हाल में आया, उसमें सारा दोष शुभेंदु पर मढ़ दिया गया कि भाई ये तो पैसे दे के 2-2 हज़ार रुपये दिए थे, करवाए थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि केस सीबीआई को दिया जाए। सीबीआई मामले की जांच कर रही है, चार्जशीट वगैरह अपना वो देख रही है। तो वहाँ पे पहुँच गई एनआईए भी पहुंच गई, बम बरामद हुए, हथियार बरामद हुए। लेकिन मेरा जो आकलन है, मैं तो न इधर हूँ न उधर हूँ, मैंने जो देखा है अब तक अपने अनुभव के आधार पर, कि बंगाल की महिलाएं इतनी जागरूक है, इतने दिनों तक अगर किसी का शोषण होता रहे और कोई आवाज़ न उठाए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, सेलफोन, आधुनिकतम सेलफोन है, वीडियो का ज़माना है, बाद में स्टिंग ऑपरेशन हो सकते हैं। पहले क्यों नहीं हुए? पहले क्यों नहीं हुए? जब दफ्तर में बुला के यौन शोषण होता था उनका, उस समय भी तो हो सकता था। और ये सब बातें छुपती नहीं है। एक आदमी के साथ कुछ केस हो जाए तो छुप जाता है, लेकिन जहाँ दर्जनों के साथ दावा किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ क्यों नहीं छुपा? इतना क्या आतंक था? इतना आतंक तो अणुव्रत मंडल का भी नहीं था बीरभूम में चुनाव के समय। हम लोग तो जा रहे थे, जाते थे चुनाव कवर करने, लेकिन ऐसा आतंक नहीं था कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, इलाके में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी लिखिए। तो मुझे कुल मामला बहुत रहस्यमय लगता है, एक जटिल पहेली लगता है, जिसकी कड़ियाँ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। मैंने कुछ पत्रकारों से बात की तो वो दबी जुबान में कहते हैं कि देखिए, ये कहना गलत है, एक सिरे से खारिज करना कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ शोषण नहीं हुआ। मामला ऐसा हो सकता है कि 10 को बताकर 12 किया जाए, और जो स्टिंग हो रहा है वो एक्स्ट्रा जो +2 वाले हैं उनके साथ, लेकिन ये खारिज कर देना भी अपने आप में अतिशोक्ति है। देखिए, 2 बातें हैं और ये मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ। एक, अगर कोई महिला इस तरह का शिकायत करती हैं, इसका जांच होना चाहिए, क्योंकि कानून के हिसाब से जो ये कंप्लेन कर रही हैं, जो ये कह रही हैं कि हमसे यौन उत्पीड़न हुआ है, उनका जो स्टेटमेंट है, इसको हम सही मान के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कानून है। तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक मैं इस बारे में कोई भी सस्पिशन डालने के लिए तैयार नहीं। दोनों चीज़ें हैं शिखा दी, मुझे लगता है। एक तो मैं जस्ट एक बात खत्म कर लूँ। दूसरा है, रेखा पात्रों को आपने नारी शक्ति स्वरूप का क्या कहते हैं, टैग दिया, उसको एक पेडेस्टल पे बिठा दिया। ये अगर शक्ति स्वरूप हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी इस तरह से ये जो वीडियो स्टिंग ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं, इस वीडियो स्टिंग ऑपरेशन में अभिजीत गांगुली ने इनका नाम क्यों लिया कि रेखा पात्रों के साथ ऐसा हुआ? कोई ये क्यों एक फॉर्मर जज इस तरह की स्टेटमेंट कर रहे हैं? क्योंकि जनरली नाम नहीं लिया जाता है। नाम नहीं लिया जाता है। दूसरा है कि अगर ये शक्ति स्वरूप हैं, बीजेपी अगर सचमुच में मानती है कि वो ये शक्ति स्वरूप हैं, तो इससे कैंपेन क्यों नहीं करवाया? ये कैसी राजनीति है कि आप एक महिला को
सामने रख देते हैं प्रतीक के हिसाब से, और पीछे से उसका कोई सपोर्ट नहीं। उसको पूरे राज्य में घुमाना चाहिए था। बिल्कुल। अगर ये मुद्दा जेन्युइन था तो रेखा पात्रा को लेके पूरे राज्य में कैंपेन कराना चाहिए था, जैसे और जगहों पर हमने देखा है पीड़िताओं से। या विदेश की बात करें तो मलाला की बात ले लीजिए, यूसुफ मलाला की, अफगानिस्तान वाली, उन्होंने भी सब जगह कैंपेन किया हिंसा के खिलाफ। तो वैसा कुछ यहाँ होना चाहिए था। दूसरी एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि कोई भी महिला अपने खिलाफ खुलकर ऐसी बात नहीं कहती, लेकिन शुरुआती दौर में हमने देखा है कि एक महिला ऐसी सामने नहीं आई जो कह सके अपना चेहरा खोल कर कि हाँ मेरे साथ हुआ है। सब कहती थी कि सुना है, फलाने की बीवी के साथ हुआ है, फलाने की दीदी के साथ हुआ है। शुरुआती दौर में बहुत कन्फ्यूजन था, मुंह ढके, चेहरे सबके ढके हुए हैं, और कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है, वो मेरे पड़ोसी के चाची की भतीजी के साथ हुआ है। इस टाइप का मामला था। बाद में 2 केसेज आए, 2 आरोप लगे, तो वो अब जांच हो रही है। क्या होगा मुझे नहीं लगता ये जांच किसी नतीजे पे पहुंची है। बंगाल में तो जांच कई चीज़ों की चल रही है। सीबीआई 10 साल से स्टिंग और चिट फंड घोटाले की जांच चल रही है, कितने लोग मर भी गए अब तक। तो क्या होगा ये हम लोगों को भी दिलचस्पी है देखने में, क्योंकि शुरुआती दौर में हम लोग भी मानते थे कि ये बहुत बड़ा कांड है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन से पूरी सोच बदल दी। तो अब क्या होगा ये जानने की दिलचस्पी हम लोगों को भी है कि कहीं हमारा आकलन गलत तो नहीं था। स्टिंग ऑपरेशन भी ये कहा जा रहा है कि वो टीएमसी का पक्ष है, मतलब जैसे हम उस पक्ष पर बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन पे भी उतने ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उसकी भी सत्यता स्थापित ना हो जाए। उसका सत्यता तो किसी, लेकिन बीजेपी उसका सत्यता स्थापित करने के लिए या उसे असत्य बताने के लिए कोई कोशिश नहीं किया है, ये मैं कह सकती हूँ। सर आपके क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, सौंदेशखाली में आतंक था, इसीलिए शेख शाहजहां को अरेस्ट करने के लिए 52 डेज लग गया। आतंक था इसीलिए 1000 एकड़ लैंड वाटर बॉडीज ग्रैब्ड बाय शेख शाहजहां, और वो अभी ममता बनर्जी एंड हिज गवर्नमेंट आर सेइंग दैट वी विल गिव इट टू द पीपल। हाउ इट पॉसिबल? आतंक था, इकोनॉमिकली सोशली आतंक था, लेकिन इसमें सच क्या है इसके वो उद्घाटन होगा सीबीआई और ईडी और जांच के बाद ही। लेकिन आतंक है, अभी तक है, और रेखा पात्रा को कैंडिडेट पर बीजेपी का पॉलिटिकल फ़ायदा, वो फ़ायदा कर लूटने के लिए वो कैंडिडेट कर दिया, उस पर करेंगे। लेकिन संदेशखाली ये आप सब सोच सकते हैं ये एक सेपरेट आइलैंड है बंगाल के बाहर, वहाँ का पॉलिटिकल इश्यूज़ है, रोहिंग्या इश्यूज़ भी है, बांग्लादेश घुसपैठिया भी वहाँ पर है, ज़्यादा से ज़्यादा है। जो रोहिंग्या इशू जो आज सामने आ रहा है, अगर आप बशीरहाट चाहिए, आप बारासात जाइए, आमडांगा जाइए, रोहिंग्या छा गया बंगाल में, और वो ट्रांजिट पॉइंट बंगाल की यूज़ कर रहे हैं, ये जा रहा है कश्मीर तक, ये बात सही है। लेकिन आतंक है संदेशखाली में, सच क्या है वो जांच के बाद ही सामने आएंगे। इसके बाद क्या ममता बनर्जी ने बिल्कुल शाहजहां शेख से पल्ला झाड़ लिया, पार्टी से अलग कर दिया कि मतलब हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया था शाहजहां के पक्ष में, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और वही तो टैक्स पेयर भर रहा है ये उसका फीस। क्यों? शाहजहां कौन है? उसके लिए हमारा टैक्स क्यों एक्सपेंस कर रहा है वो लोग? सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन जांच बहाल रखी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहाल रखा। और एक आखिरी मुद्दा जो अभी अभी उठा वो ये, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो 77 ओबीसी जो कैटेगरी में आने वाले लोग थे उनके कास्ट सर्टिफिकेट को रद्द किया और कहा कि हाई कोर्ट ने, तो ये भी क्या एक पॉलिटिकल इशू है और इसका क्या वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा? पहले तो थोड़ा सा केस आप आसान भाषा में अगर समझा दें कि हुआ क्या। इसका तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी बहुत खुशी से स्वागत कर रहे हैं फैसले का, और ममता बनर्जी कहती हुई दिख रही हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर। ये 2010 में लेफ्ट फ्रंट सरकार के आखिरी दिनों में शुरू हुआ था। तो लेफ्ट फ्रंट की सोच थी कि जो मुस्लिमों में जो अति पिछड़े हैं, तो 7% ओबीसी का रिजर्वेशन था, 10% उन मुस्लिमों के लिए कई जातियां हैं, तो बढ़ा के 7 वाला 17 किया। तो फिर उसके बाद राज्यपाल ने फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो एक्ट नहीं बन पाया, कानून नहीं बन पाया। उसके बाद सरकार चली गई। ममता बनर्जी 2011 में आई, 2012 में उन्होंने और कई जातियों को इसमें शामिल कर दिया, जिसमें से 90%। अच्छा, लेफ्ट ने उस समय ओबीसी ए ओबीसी बी 2 ग्रुप बना दिया था, अति पिछड़े और पिछड़े, जैसे हम बिहार में देखते हैं दलित और महादलित। हाँ, तो वैसा बना दिया। ममता ने आके उसमें और कुछ जोड़ दिया, उसको कानून बना दिया। चूंकि बहुमत था उनके पास, राज्यपाल
ने हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन गया, तो उसमें आरक्षण की सुविधा, और ज़्यादातर उसमें मुस्लिम जातियाँ थी, तो आरक्षण की, नौकरी की तमाम सुविधाएं मिलती रही। तो अब जो रद्द किया है, हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि जो लाभ ले चुके हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान क्यों नहीं होगा? मान लीजिए नौकरी कर रहा है, प्रमोशन में उसको नुकसान होगा, प्रमोशन की भी तो कैटेगरी है कि ओबीसी कैटेगरी का प्रमोशन और जनरल कैटेगरी, तो और जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, अगले साल देंगे, उनको नुकसान होगा, जनरल कैटेगरी में परीक्षा देनी होगी। तो ये ममता का तो बड़ा कोर वोट बैंक है, 30% जो अल्पसंख्यक हैं कोर वोट बैंक है। ममता क्या करेंगी नहीं करेंगी वो बात की बात है, लेकिन चुनाव के समय तो दिखना चाहिए कि मैं इसकी खूब इसका विरोध कर रही हूँ। चुनाव के बाद क्या होगा ये कोई ध्यान नहीं देता। 10 तारीख के बाद सरकार बन जाएगी, कौन क्या करता है हम लोग भी माथापच्ची नहीं करेंगे चुनाव में, कौन मंत्री बना क्या बना। तो वही होता है, आदमी की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है। आज का अखबार पढ़िए, कल भूल जाएंगे क्या खबरें छपी थी, तो वैसा ही ये होता है। अब महीने 2 महीने बाद संदेश खाली की जाँच कहाँ तक पहुँची, किसको फ़र्क पड़ता है? संदेश खाली के कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता हो, किसको फ़र्क पड़ता है? वैसे ही ओबीसी का आरक्षण रद्द हुआ कि बहाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस की तारीख कब है, किसको फ़र्क पड़ता है? किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग बहुत जल्दी ये मुद्दे भूल जाते हैं। ये मुद्दा फिर उठेगा 2 साल बाद, जब विधानसभा चुनाव करीब आने होंगे, तब ये मुद्दा फिर उठेगा। मैम, आप इस टॉपिक को कैसे देखती हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, ये दो तरफा ये प्रॉब्लम है। एक तो ममता इसको किस तरह से हैंडल करती है, क्योंकि हाँ, ये ममता की जो एक वोट बैंक है, एक छवि है, उस पे एक प्रहार है। दूसरा है कि जिस हाई कोर्ट ने इस राय को दिया, उस हाई कोर्ट का जो निरपेक्षता है, उस पे सवाल वैसे ही तैयार हो चुके हैं। एक तो अभिजीत गांगुली और कुछ चित्तरंजन दास कुछ आरएसएस में था, वो कह रहे हैं कि हम आरएसएस में वापस जा रहे हैं। तो ये जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट ने इस इश्यू को शायद अपने ऊपर खींच लिया है। यानी कि अगर अभिजीत गांगुली इस तरह से बीजेपी में नहीं जाते, अगर ये रिटायरिंग जज इस तरह से नहीं बोलते, तब इसकी निरपेक्षता के बारे में लोगों को इतना शक नहीं होता। शक और एक चीज़ से हो रहा है, इसकी टाइमिंग पर, चुनाव के बीच में। यही 6 महीना पहले भी हो सकता था। केस तो 12 साल से 13 साल से केस चल रहा है, पहली बार तो केस हुआ नहीं, या 6 महीना 2 महीने बाद भी हो सकता था। कुल सवाल टाइमिंग का है। सवाल क्यों उठ रहे हैं फैसलों पर, या हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, या हाई कोर्ट के फैसले हों, सवाल है चुनाव टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग उनको शक के दायरे में खड़े कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? बात सही। अब अंत में आप लोग बस शॉर्ट में अगले 2-3 मिनट में मुझे इम्पोर्टेंट सीट्स बता दीजिए जिस पर सबकी नज़र है वेस्ट बंगाल की, और जहां मुकाबला बहुत कड़ा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सुकांतो मजूमदार की जो सीट है, वो प्रेसिडेंट है भाजपा के, बालूरघाट, वो बहुत ही दिलचस्प सीट है। दूसरा है ये छठा चरण में जो 7-8 सीटें हैं, वो हर सीट लेकिन इम्पोर्टेंट है, हर सीट इम्पोर्टेंट है। और बसीरहाट ले ले, डायमंड हार्बर, ना दैट इज 7th। अच्छा, 6th में कौन का पोर्शन है। कांठी, तमलुक, घाटाल, झाड़ग्राम, बिष्णुपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, ये 8 सीटें, ये बहुत क्रूशियल हैं फॉर बीजेपी, फॉर तृणमूल। मोहम्मद सलीम का सीट बहुत इम्पोर्टेंट है, मुर्शिदाबाद, क्योंकि वो सीपीएम के सेक्रेटरी हैं, पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं। अधीर रंजन चौधरी की सीट बहरमपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मालदा की बीजेपी निकाल ली थी लेफ्ट और इसके झगड़े में, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के झगड़े में मालदा उत्तर बीजेपी को मिल गई थी। इस बार गनी खान परिवार का पहली बार एक ही सीट पे लड़ रहा है, मालदा साउथ। ईशा खान जो मालदा नॉर्थ में आ रहे थे, साउथ में लड़ रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से अगर हम देखते रहें तो क्या बताएं कि शायद ज़्यादातर सीटें ही एक बहुत सीट और मैं जोड़ना चाहूँगा, कूच बिहार की सीट है,
कूच बिहार वाली सीट है सेंट्रल मिनिस्टर की, फिर बनगांव वाली सीट है शांतनु ठाकुर की। सीए का कहीं अगर असर है थोड़ा बहुत तो वहीं होगा, पिछली बार जीते थे। और कूच बिहार में तो मंत्री हैं, वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री हैं निशित प्रामाणिक, उनकी सीट दांव पर है। और इनफैक्ट चुनाव के शुरुआत से उसी सीट पे सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है। उदयन गुहा जो मंत्री हैं टीएमसी सरकार के और निशित प्रामाणिक के समर्थकों में टकराव होता रहा है, हमले होते रहे हैं, घायल हुए हैं। तो वो सीट एक दिलचस्प है पहले दौर में जहाँ। और एक लास्ट में अभिषेक बंदोपाध्याय का डायमंड हार्बर हैट्रिक होगा कि नहीं, ये तो देखने का होगा। तो हैट्रिक तो होगा ही वहाँ पर, जोड़ होगा। और यह तो अभी तक ट्रेंड ऐसे ही है डायमंड हार्बर में अभिषेक बंदोपाध्याय। डायमंड हार्बर सीट की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि वो सब मान के चल रहे हैं कि अभिषेक जीतेंगे। पिछली बार 3,20,000 से ज़्यादा का मार्जिन था, घटेगा भी तो 2 लाख 1.5 लाख तो कहीं नहीं गया है। माने जीत पर सवाल नहीं है, सवाल मार्जिन पर है। और 19 में जब जीते थे तब वो कुछ नहीं थे, युवा तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख थे। अब तो नंबर 2 हैं, अनऑफिशियली सरकार में भी नंबर 2 हैं और ऑर्गेनाइजेशन में है नंबर 2 हुई है। ममता बनर्जी से नए बनाम पुराने पे 2-2 हाथ टकराव करने के भी स्थिति में है। अच्छा, हाँ, बीच में तो चला था ना नतून बनाम पुरातन, सौगत राय और ये और सुदीप बंदोपाध्याय, शेखर राय, ये जो माला राय उसे था तब। हम जब ऐसे देश के पत्रकारों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि बंगाल बीजेपी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, उसके लिए अगर वो सक्सेस में देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा सीट उन्हें बंगाल से निकालने की ज़रूरत है। एंड इवन बीजेपी इज़ वेरी होपफुल फ्रॉम बंगाल, क्योंकि यूपी सैचुरेटेड है, राजस्थान एमपी सैचुरेटेड है, बिहार सैचुरेटेड है, वहाँ तो सीटें बढ़ नहीं सकती। अब अगर कोई बढ़ाने की संभावना है, गुंजाइश है, तो बंगाल में है। 18 के बाद 24 सीटें हैं, साउथ में है। बाकी तो उत्तर भारत देखिए तो सैचुरेटेड है, वहाँ तो 80 में 79 सीट है, तो अब आगे कहाँ बढ़ेंगे। 40 में 39 सीट है एनडीए की, तो आगे कहाँ जाएगी। तो बंगाल ऐसा संभावनामय राज्य है जहाँ 40 भी हो सकती है 18 की। तो ये है। आपको लगता है कि बढ़ रही हैं सीटें, और अगर बढ़ेंगी तो उसके लिए क्या फैक्टर्स होंगे बीजेपी के इलेक्टोरल सक्सेस के? देखिए, बढ़ेंगी कि नहीं, यही इसी पे तो सवाल है। तो फैक्टर्स तो बाद में चर्चा किया जाएगा। फैक्टर्स जब रिजल्ट आएगा उसके बाद बताया जा सकता है कि क्यों बढ़ी या क्यों घटी। अभी तो आप दावा करिए तो लेफ्ट और कांग्रेस वाले ही बोलेंगे कि 15 सीटें हम जीत रहे हैं। मैं गया था कृष्णनगर, वहाँ तो लेफ्ट वाले बोल रहे हैं कि यहाँ तो फेडअप हो चुके हैं लोग कांग्रेस से और तृणमूल कांग्रेस से, इससे तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी से फेडअप हो चुके हैं। तो यहाँ तो महुआ मित्र वाली सीट थी, तो मैं 10 दिन पहले वहाँ था। तो यहाँ तो इस बार अल्टरनेटिव हम ही हैं। हर जगह बात कीजिए तो 15 सीट गिना देंगे आपको लेफ्ट वाले। मुर्शिदाबाद, ये पुरुलिया, जादवपुर, इवन जादवपुर में जो सृजन भट्टाचार्य हैं वो भी आपको इक्वेशन बता देंगे, वो उसका वोट काटेगा, वो उसका मैं जीत जाऊंगा। ग्राउंड पर इतना ज़्यादा अभी से ये एनालिसिस सही हो सकती है, जैसा कि शिखा जी ने कहा कि रिजल्ट निकलने के बाद हम लोग बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ क्यों जीती, क्यों हारी कौन। लेकिन ये बात सही है, अगर बीजेपी का यहाँ का सीट 18 से ज़्यादा हो गया तो ममता बनर्जी असर बहुत प्रेशर पर आ जाएंगे, और अगला जो विधानसभा चुनाव है उस पर असर प्रेशर पर आ जाएंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना वक्त देने के लिए, इतने विस्तार से सारी चीज़ें समझाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये एपिसोड देखा होगा उनके लिए अपने आप में एक कंप्लीट पॉलिटिकल कम स्टेट को समझने के लिए मास्टर क्लास साबित हुई होगी। अब 4 जून को जो भी नतीजे आएंगे वो हम भी देखेंगे। हालांकि मैं ये भी देखती हूँ कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आकर ये ज़रूर कहते हैं कि जो सेंटर की स्कीम्स है वो ममता बनर्जी लागू नहीं करने देती, वो डरती हैं हमसे, या वो ये बात है। मतलब एक ही चीज़ कह रहे हैं उड़ीसा में, वो बीजेडी के खिलाफ, वो एक ही चीज़ कहने कर्नाटका में कांग्रेस के खिलाफ। तो ये प्रधानमंत्री को पॉलिटिक्स है, और प्रधानमंत्री ये मानते नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स उनसे बेहतर कोई स्कीम्स बना सकती हैं। आत्ममुग्ध है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका इतना वक्त देने के लिए, इतने विस्तार से समझाने के लिए। 4 जून को जो भी नतीजे आएंगे हम ललन टॉप के जरिए आपको पहुंचाएंगे। आप किसकी बात से सहमत है, असहमत है, किसकी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी, आप क्या ऐड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।